Hello guys, welcome to my YouTube channel Physics India, and this is lecture number 5 for class 11 chapter 2 units and measurement। पिछले 4 लेक्चर्स में हम डायमेंशन टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं और आगे भी हम अभी डायमेंशंस पे ही पढ़ेंगे। अब हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने उसके एक एप्लीकेशन के बारे में बात भी की थी। गाइज, ये जो मेरी कोशिश है आप तक एक फ्री एजुकेशन इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुंच सके, गाइज आप उसे और अच्छे से कामयाब करने में मदद कर पाएंगे मेरी, और ज़्यादा अच्छे से मैं कामयाब हो पाऊंगा इस चीज़ में अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो 11th या 12th में पढ़ते हैं या 10th क्लास में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एडवांस पढ़ने जाते हैं, और 10th की वीडियोस भी हम जल्द ही डाल सकते हैं या डाल दूँ शायद मैं आने वाले समय में। तो इसलिए गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें ताकि उस बच्चे तक भी वीडियो पहुंच सके जो शायद किसी ट्यूशन क्लास में जाकर और फीस पे कर शायद नहीं पढ़ पा रहा है, या किसी अच्छे स्कूल में वो फीस नहीं दे पा रहा है, अच्छी एजुकेशन से नहीं मिल पा रही है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उस बच्चे तक भी जरूर शेयर करिए ताकि मेरी ये कोशिश कामयाब हो सके। गाइज आइए हम आगे अपने टॉपिक पे पढ़ेंगे। अब तो लास्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे थे कि इतने सारे डायमेंशंस जो हमने याद किए उनका क्या फ़ायदा हम जो है वो पाने वाले हैं, क्या फ़ायदा उनसे हो सकता है। तो मैं लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुका था कि फर्स्ट एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन डायमेंशंस की ये है टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन फॉर्मूला। हमें कोई फॉर्मूला क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया जाए तो किसी फॉर्मूले के, किसी क्वेश्चन की फॉर्म में हमें एक फॉर्मूला गिवन होगा जिसे हमें चेक करना होगा कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। गाइस लास्ट क्लास में आप न्यूटन की एक इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को डायमेंशनली चेक कर चुके हैं और ये बिल्कुल करेक्ट आई थी। दोनों तरफ के डायमेंशंस सेम आए थे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस दोनों इक्वल आए थे, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मैंने आपको ये बता दिया था 2 की जगह अगर 3 कर दूं तो भी दोनों तरफ डायमेंशंस क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, तब भी ये डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट होगी। क्योंकि अगर मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 3as लिख दूं, 2 और 3 दोनों यहां पर डायमेंशन लेस, उनके कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो इस इक्वेशन की में डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएगा 2 या 3 होने से। बट न्यूमेरिकली जो फॉर्मूला सही है, बिल्कुल करेक्ट जो फॉर्मूला है वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। तो जो डायमेंशनली करेक्ट आ जाते हैं वो पूरी तरह से करेक्ट हो इसकी श्योरिटी नहीं है, बट जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें LHS RHS के बराबर नहीं आएगा डायमेंशनली, वो फॉर्मूला गलत ही होगा, ये श्योरिटी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और इसलिए मैंने आपको कहा भी था न्यूटन की दूसरी इक्वेशंस को चेक करिए। मैं v इज इक्वल टू u प्लस at, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन को चेक कर रहा हूं, जिसमें v यहां पर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है यहां और t यहां पर टाइम है गाइस। तो इस इक्वेशन को चेक गाइस लिखने का तरीका सीखिए, ना सिर्फ मैं आपको टॉपिक से समझा रहा हूं, मैं अपनी वीडियोस में किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से उसे सोल्व किया जाना चाहिए। तो अगर v इज इक्वल टू u प्लस at आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो गाइस लिखने का तरीका आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड, कुछ बच्चे डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं लिखने, रिप्रेजेंटेशन अच्छी रखिए अपनी। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर ध्यान दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड है v का मतलब वेलोसिटी है, और डायमेंशंस पुट कर दीजिए उस टर्म के LT-1, v वेलोसिटी है और वेलोसिटी के डायमेंशंस LT-1 होते हैं।
उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में v जो था वो u प्लस ए टी है। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो u यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई भी रही हो, वेलोसिटी के डायमेंशंस रहे होंगे lt माइनस 1। उसके बाद प्लस है और a एक्सेलरेशन, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दिखाई दे रही है उसके डायमेंशंस रखते जाइए गाइस। ए एक्सेलरेशन के डायमेंशंस यहाँ एल टी माइनस 2 होते हैं और उसके बाद टी टाइम है इज इक्वल टू एल टी माइनस 1, यहाँ डायमेंशंस थे प्लस। गाइस इस टर्म को देखिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर l की पावर 1 है तो मैंने l की पावर 1 ही रख दी। t और ये दोनों t है, -2 और +1 तो t -1 रह जाएगी। जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो t की पावर -2 t की पावर 1, बेस सेम t है इनका बेस, तो इनकी पावर्स को क्या कर दीजिए ऐड। जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर्स ऐड हो जाती है जब वो मल्टीप्लिकेशन में हो। और गाइज ये आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सीखा है कि यहाँ पर LT-1 है, प्लस में क्या है LT-1 है और होना भी चाहिए। किसी फॉर्मूले के सही होने के लिए ऐसा होना जरूरी है। अगर यहाँ कुछ अलग होता और यहाँ कुछ अलग होता तो ये दोनों ऐड ही नहीं हो सकते, ये फॉर्मूला अपने आप में ही क्या हो जाता गलत। बट अभी LT-1 में LT-1 ऐड करेंगे यानी एक जैसी क्वांटिटीज हैं ऐड हो जाएंगी। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके डायमेंशंस भी क्या रहेंगे LT-1 ही रहेंगे, क्योंकि जिस चीज में जो वैसी वही चीज ऐड कर सकते हो और आंसर में भी वही आएगी। तो ये गाइस आप सीख पा रहे होंगे, आई होप आप जल्दी ही जो है चीजों को अच्छे से जान जाएंगे। तो LT-1 प्लस LT-1 इज इक्वल टू LT-1 ही बन गया यहाँ पर। और ऐसा हो जाने से आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस थे LT-1, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस भी आए हैं LT-1। हेंस यहाँ पर RHS इज इक्वल टू बराबर है LHS के लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस लास्ट में लिखिएगा हेंस गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हेंस गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली एकदम करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज ये बात आप फॉर्मूले चेक करना, डायमेंशंस की पहली एप्लीकेशंस को आप किस तरह से समझ पा रहे हैं कि हम फॉर्मूले चेक कर सकते हैं गाइज। तो हम फॉर्मूले चेक कर सकते हैं और फॉर्मूले चेक करना हम समझ रहे हैं किस तरह से कि जो LHS के डायमेंशंस होंगे वही डायमेंशंस अगर RHS के हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। न्यूटन की एक और इक्वेशन को मैंने लिया S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये जो न्यूटन की एक और इक्वेशन है, अगर इसकी बात करी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड गाइस पोज कर करने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे कल वीडियो देख रहे थे, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी, उनको होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे चुका हूं तो उन्होंने करने की कोशिश करी होगी। कुछ बच्चों से, बहुत सारे बच्चों से बल्कि गाइस हो भी गया होगा ये क्वेश्चन। बट जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो वो आज की क्लास में अगर नए बच्चे जुड़ेंगे तो वो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है S यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस तो क्या होते हैं L यानी लेंथ होती है। तो गाइस उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करी जाए और राइट हैंड साइड है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी रही हो डायमेंशंस रहेंगे L t की पावर -1। उसके बाद गाइस मल्टीप्लाई में है इसके साथ t, तो मैंने t टाइम को मल्टीप्लिकेशन में रखा प्लस हाफ यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर है और उसके कोई डायमेंशंस नहीं है, कुछ रखने की जरूरत ही नहीं, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह कुछ मत पुट करें, हम डायमेंशंस पुट कर रहे हैं और उसके जगह उसके को/2 डायमेंशंस अगर नहीं है 1/2 के तो उसकी जगह 1 आ गया। और 1 को किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर एक नंबर के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में होता ही है। a एक्सेलरेशन है तो उसके डायमेंशंस LT-2 है। उसके बाद t है, t का स्क्वायर है गाइस, तो ये t का मैंने स्क्वायर कर दिया, इस तरह से डायमेंशंस पुट कर दिया। ये t टाइम के डायमेंशंस पुट किए थे मैंने, t
स्क्वायर भी था तो इसलिए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। आप अच्छे से जान पाएंगे इन बातों को। तो यहाँ पर ये टी की पावर -1 है और ये टी की पावर +1 है, कैंसिल हो गई एल, लेंथ बची गाइस यहाँ पर। और उसके बाद बात करें तो यहाँ t की पावर -2 और यहाँ t की पावर +2 ये कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाली है, लेंथ बचने वाली है गाइस। लेंथ में लेंथ ऐड करूं, लेंथ डायमेंशन है, लेंथ डायमेंशन है, लेंथ में लेंथ ऐड करने के बाद आंसर में भी तो क्या आया होगा, लेंथ ही आया होगा गाइस। और LHS में देखा जाए तो उसके डायमेंशंस क्या थे L, और RHS के डायमेंशंस भी सोल्व करके क्या आ गए L। तो ये आप कहेंगे कि राइट हैंड साइड बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, हम सिर्फ इतनी ही बात जो है वो जानना चाहते हैं गाइस कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे हैं तो फिर गाइस वो फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस एक और फॉर्मूला आप पहले भी वाकिफ हैं इससे, मैंने आपको ये कह दिया है कि अगर मैं हाफ mv² को mgh के बराबर लिख दूं, अगर मैं हाफ mv² को mgh के बराबर लिख दूं तो क्या ये फॉर्मूला सही है। मैंने क्या कर दिया भाई, इस तरह से कुछ जाना पहचाना आपको लगेगा। कक्षा 9वीं में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर आपने पढ़ा, तब आपने ऐसा कुछ समझा होगा कि हाफ mv² फॉर्मूला होता था किसका, काइनेटिक एनर्जी का। जब एक ऑब्जेक्ट कुछ भी वेलोसिटी से मूव करती है तो हाफ mv² उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और गाइस mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब एक ऑब्जेक्ट कुछ h हाइट पर होती है तो उसे ग्राउंड से उठाकर h हाइट पर लेकर गए हैं हम, तो इस पेन को अगर मैं ग्राउंड से उठाकर h हाइट पर लाया हूं तो नीचे से ऊपर लाने में मुझे वर्क करना पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, ऊपर लेकर जाऊंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो कुछ वर्क किया मैंने, वही वर्क इस पेन की क्या बन गई है, पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, h हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो mgh उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइस। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी एनर्जी रही हो, कोई भी एनर्जी रही हो गाइस, एनर्जी के डायमेंशन सेम रहेंगे, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, और वो किसी भी फॉर्म में रही हो, वो टाइडल एनर्जी हो, वो ओशियन एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, एनर्जी के अंडर ही आएंगी। जैसे हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, पैरामीटर, लेंथ, डेप्थ, हाइट, इन सब को लेंथ के अंदर डाला है। ऐसे ही किसी भी टाइप की एनर्जी ही होगी तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे, वही होंगे जो एनर्जी के होते हैं। यानी मैंने काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी रख दिया, यानी मैंने एनर्जी को एनर्जी के बराबर रख दिया है, यानी दोनों तरफ डायमेंशंस क्या होंगे, सेम ही रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। हम प्रूफ भी कर देंगे गाइस। इसको प्रूफ करने का हमारा वही तरीका है, एक एक कर हम सॉल्व करें और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस किसके बराबर लेके आए, राइट हैंड साइड के। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इनमें से एक, और एक है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसके सही होने के क्या होंगे, आसार। कहने का मतलब अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन दिखाई दे जाए, जो कि बहुत रेयर चांस है गाइस, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। आपको पता है हाफ mv² इसका फॉर्मूला है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, mgh फॉर्मूला है एनर्जी का, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी का। तो दो एनर्जीज को बराबर रखूंगा तो दोनों के डायमेंशन बराबर ही रहे होंगे, तो ये दोनों तरफ डायमेंशन सेम आएंगे, इसलिए करेक्ट है ये डायमेंशनली। अगर पूछा जाए क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सोल्व करने की जरूरत नहीं। पर अभी हम सीख रहे हैं तो मैं बताता हूं ये कैसे करेक्ट है। तो आप देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हाफ mv² है, हाफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। m यहां पर मास है गाइस, m मास है यहां पर, तो मास के डायमेंशंस, v वेलोसिटी है, उसके डायमेंशंस lt-1 होते हैं, फिर स्क्वायर कर दिया। m है, स्क्वायर के बाद l का स्क्वायर हो जाएगा और t की -2 हो जाएगी, तो ml2t-2,
ml/t-2 डायमेंशंस आए हैं किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। और ये डायमेंशंस गाइस आपको याद रहे होंगे वर्क के हैं, एनर्जी के हैं। तो वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं और बिल्कुल सही हैं ये। उसके बाद बात करी जाए राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड है mgh। गाइस सबसे पहली बात m आपको पता है यहां पर क्या है, मास, तो उसकी जगह मैंने कैपिटल M लिख दिया। g याद करिए गाइस, कक्षा 9वीं को एक बार फिर याद करिए, g यहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी 9th क्लास में। किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसकी वैल्यू 10 भी दे दी जाती थी। अब ये मत सोचना कि 1 2 3 4 नंबर्स, जैसे यहाँ पर 1/2 था तो 1/2 के कोई डायमेंशंस नहीं होते, तो वो भी एक फिक्स वैल्यू है 9.8। बट वो 9.8 एक वैल्यू भले ही हो, कांस्टेंट है वो वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है गाइस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से गिराई जाए, हालांकि हाइट के साथ वेरी होने पर ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है, आने वाले चैप्टर्स जानेंगे, फिलहाल ज्यादा हाइट पर मत जाइए। तो कुछ हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की बात करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगी। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे, उस पर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, स्पीड इंक्रीज होने लगेगी। तो चाहे मैं एक छोटा सा कंकर गिराऊं ऊपर से और एक चाहे बहुत बड़ा पत्थर गिराऊं ऊपर से, चट्टान गिराई जाए गाइस, दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। अगर सेम हाइट से गिरा रहा हूं, मेरे पास एक लेदर की बॉल है और मेरे पास एक कॉस्को की बॉल है, तो लेदर बॉल हैवी होगी, कॉस्को की बॉल क्या होगी, लाइट होगी। सेम हाइट से दोनों को अगर ड्रॉप कर दूं, दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम में पहुंचेगी, मास पर डिपेंड नहीं करता, दोनों टाइम जो लेंगी नीचे पहुंचने में वो सेम लेंगी, क्योंकि गाइस दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए दोनों सेम टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेंगे। आने वाले चैप्टर्स में हम ये जानेंगे कि क्यों मास पर डिपेंड नहीं करता इस तरह का। तो गाइस g यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ड्यू टू ग्रेविटी को भूल जाइए, ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब अर्थ के कारण है तो एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से ये किस कैटेगरी में आने वाला है, ये एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आने वाला है। तो g अगर यहां पर एक्सेलरेशन है तो कोई भी एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या रहे होंगे, LT-2 रहे होंगे गाइस। और ऐसा अगर रहा होगा, h यहां पर हाइट है, हाइट के डायमेंशंस तो लेंथ वाले होंगे, हाइट के डायमेंशंस तो लेंथ वाले रहे होंगे। तो ये m है, ये L की 1, ये L की 1 और L की 2 होगी, और T-2 यहाँ पहले से ही है। तो हेंस गाइज आप देख पाए होंगे RHS के डायमेंशंस वही आए हैं जो LHS के डायमेंशंस आए हुए थे। ये यहाँ पर जो LHS के डायमेंशंस आए थे यहाँ पर वही RHS के डायमेंशंस आए हैं। तो राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, दोनों तरफ डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशंस सेम आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी दोनों तरफ डायमेंशंस जो आए हैं वो सेम आए हैं, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है गाइस। बट आपको फिर एक बार याद दिलाऊं, अगर मैं 1/2 की जगह 3/2 कर दूं, अगर 1/2 की जगह 3/2 कर दूं तो भी दोनों तरफ डायमेंशंस क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्योंकि 1/2 हो या 3/2 हो तो दोनों ही डायमेंशनलेस है। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट आएगा, बट ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है गाइस। तो इसके सही होने के चांसेस हैं या नहीं वो हम नहीं बता सकते, श्योरिटी नहीं करेंगे हम। डायमेंशंस की मदद से मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, या कह लीजिए हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं।
तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि डायमेंशंस की मदद से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो डायमेंशंस की पहली एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें हम फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हम फॉर्मूले चेक करके कैसे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस, करेक्ट हो जाता है। एक और फॉर्मूले को चेक कर लीजिए, और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कुछ इस तरह से कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज इक्वल टू बराबर 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी। गाइस ये फॉर्मूला 11वीं के सिलेबस में बहुत बार आएगा, ये फॉर्मूला 11वीं के सिलेबस में बहुत बार आप पढ़ने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आप 11th के सिलेबस में कई बार पढ़ेंगे। आप इसे ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, आप इसे सॉलिड्स में भी पढ़ेंगे, आप इसे ऑसिलेशंस में भी पढ़ेंगे, और हम इसे इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। हम इसे 5वीं में भी पढ़ेंगे, लिफ्ट के केसेस पढ़ेंगे। जब लिफ्ट में आप ऊपर जाते हैं तो आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, नीचे आते हैं तो कम हो जाता है। जब आप किसी ऊंचाई से जंप करते हैं स्विमिंग पूल में तो आप वेटलेस हो जाते हैं गाइस। तो हम ऐसा बहुत सारा कुछ समझेंगे। मैंने आपको एक बात अभी क्या कही, पेंडुलम, पेंडुलम को समझिए गाइस। पहले पेंडुलम क्या है, पेंडुलम की बात करी जाए तो पेंडुलम कुछ ऐसी टर्म है, घड़ी के जस्ट नीचे आप देखते हैं कि भाई घड़ी में इस तरह की एक पेंडुलम लगी रहती है। झूला, एक झूला भी तो क्या है, एक पेंडुलम है। आप स्विंग कहते हैं जिसे, वो भी एक पेंडुलम है। तो गाइज ये जो इस तरह से एक पेंडुलम की बात करी जाए तो ये पेंडुलम के डिटेल तो हम 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। बट फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि ये पेंडुलम है, और ये बॉब, ये जो नीचे कोई ऑब्जेक्ट हमने अटैच कर दिया, एक पत्थर हो सकता है या एक बॉल हो सकती है, इसे कहा जाता है बॉब। और इस बॉब का मास, इस बॉब का जो मास है वो कुछ m है मान लीजिए, और इस धागे की जो लंबाई है वो l, इसकी लेंथ है इस तरह से, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम। गाइस अगर इस पेंडुलम को डिस्प्लेस किया जाए और रिलीज कर दिया जाए, ये पेंडुलम एक तरफ खींच ली जाए और फिर मैं इसको रिलीज कर दूं, तो आप जानते हैं पेंडुलम इस तरह से, पेंडुलम इस तरह से क्या करती है, ऑसिलेट करती है गाइस। तो इस एक साइड पर आ गई तो यहां एक पोजीशन आ जाएगी जहां जाकर रुक जाती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ऐसे ही दूसरी तरफ जाएगी, ये दूसरी एक्सट्रीम हो गई है। तो दो एक्सट्रीम है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और बीच में जो है वो मीन पोजीशन है, वो मीन पोजीशन है उसकी। तो गाइज एक एक्सट्रीम पोजीशन पर है मान लीजिए, और मैंने स्टॉप वॉच क्या कर दी, स्टार्ट, और इसको रिलीज कर दिया। ये पेंडुलम इधर से दूसरी तरफ गई, यहां पहुंची, यहां से फिर वापस आई और यहां पहुंच गई। गाइस एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। जिस पोजीशन से चली थी, जब एक बार दूसरी तरफ जाकर वापस उसी पोजीशन पर आ गई है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। टू एंड फ्रो मोशन, झूला टू एंड फ्रो मोशन है और वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो उसे ऑसिलेशंस कहते हैं हम गाइस। एक ऑसिलेशन पूरा किया इसने, और एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लिया इसने, यहां से इसने रिलीज किया, मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, ये इधर गई और जब वापस आई स्टॉप वॉच रोक दी। तो जो टाइम पीरियड उसने लिया, जो टाइम उसने लिया एक ऑसिलेशन पूरा करने में, वो टाइम पीरियड कहलाया। और वो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी आप स्टॉप वॉच से फाइंड आउट कर रहे हैं, आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इस पेंडुलम की लेंथ पता हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 जिसे आप कहते हैं, वो वैल्यू मुझे पता है, तो लेंथ की वैल्यू पुट कर भी टाइम पीरियड फाइंड आउट किया जा सकता है इसका। तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड मैं इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। यानी जो टाइम है वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ लेंथ पर। लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम भी ज्यादा होगा एक ऑसिलेशन पूरा करने का गाइस। तो चेक करना है गाइस इस फॉर्मूले को, पेंडुलम के इस फॉर्मूले को हमें, टाइम पीरियड के इस फॉर्मूले को हमें चेक करना है कि टाइम है t, लेंथ है g है। तो चेक करने का फिर वही तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड में t है, t मतलब टाइम है,
और कोई भी टाइम हो, टाइम के डायमेंशंस रहेंगे कैपिटल टी। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करिए, राइट हैंड साइड में है 2 पाई अंडर रूट में L डिवाइडेड बाई जी। गाइस 2 पाई यहाँ पर डायमेंशनलेस है, मैं 2 और पाई के कोई डायमेंशंस नहीं रखूंगा, ये यहाँ पर फिर से एक एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर है तो अंडर रूट में L यहाँ पर लेंथ है और लेंथ के डायमेंशंस तो L लिखे जाएंगे। G यहाँ पर एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस तो L t-2 लिखे जाएंगे। उसके बाद गाइस लेंथ से लेंथ कैंसिल, t-2 नीचे से ऊपर गया तो फिर RHS के डायमेंशंस फाइंड आउट कर रहे थे आप। ऊपर जाने के बाद नीचे से t-2 ऊपर जाकर -2 है नीचे, तो ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा +2 हो जाएगा। अंडर रूट में टी स्क्वायर है तो अंडर रूट से क्या भराएगा t, तो राइट हैंड साइड के डायमेंशन आए t, लेफ्ट हैंड साइड के भी डायमेंशंस क्या थे t, तो राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मूला, डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है गाइस। एक और क्वेश्चन घर से करने की कोशिश कीजिएगा। F यहाँ पर है फोर्स, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें लिख नहीं रहा, सुन लीजिएगा कौन सी टर्म क्या है। F है यहाँ पर फोर्स, M है मास, V है वेलोसिटी और R यहाँ पर रेडियस है। फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है mv²/r। मैं आगे अगली क्लास में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि F इज इक्वल टू mv²/r फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। यही वो फोर्स है जिसके कारण सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम पा रहे होंगे। यही वो फोर्स है जिसके कारण एक पत्थर को आप रस्सी से बांधकर घुमा पा रहे हैं। यही वो फोर्स है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम पा रहा है। और गाइस यही वो फोर्स आप देखते हैं जो इसका अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल देखते हैं, जिसके कारण जूस बनाते हैं तो साइड में आप देखते हैं जूस ग्राइंडर में किनारे पे आता है, बीच में गड्ढा हो जाता है गाइस। तो F इज इक्वल टू mv²/r फॉर्मूले को चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो गाइस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्लासमेट्स को। और गाइस इस फ्री वीडियो स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लुत्फ़ उठा सकें।